मैटर से स्टार्ट करते हैं। ये आप लोगों के 6th-7th की बुक में है, तो कोशिश किया है कि जो भी उसमें दिया गया है शॉर्ट में मैंने उसको कवर किया है और फिर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो मैटर से स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, पदार्थ क्या होता है? जैसे ना आप लोग अपने आसपास जो भी चीजें देखते हो, कुछ भी मतलब जैसे कुछ मानव निर्मित होती हैं, कुछ अपने प्रकृति ने दी हैं, जैसे कि पेड़ पौधे, हवा, और मानव निर्मित जैसे कि आपकी मेज, कुर्सी, है ना, ये सब चीजें जो मनुष्य ने बनाई हैं। तो ये सब चीजें जो भी अपने आसपास आप देखते हैं, आप कोई भी वस्तु का नाम ले लीजिए, जो भी आप अपने आसपास देख रहे हैं, वो सब किसी ना किसी पदार्थ से बनी हुई है ना, किसी न किसी चीज से तो बनी है। तो ये जो सभी वस्तुएं जो एक स्थान घेरती हैं, जिसमें एक भार होता है, ये सभी पदार्थ कहलाती हैं और इन्हें हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से एहसास कर सकते हैं। ज्ञानेंद्रिय मतलब कि जो हमारे सेंस ऑर्गन होते हैं ना, 5 हमारे सेंस ऑर्गन होते हैं, ज्ञानेंद्रिय होती हैं। कौन सी होती हैं? आंख, नाक, है ना, कान, जीभ और हाथ। आंखों से हम देख के चीजों को पहचानते हैं, टेस्ट से पहचानते हैं, मतलब जीभ से हम लोग टेस्ट से पहचानते हैं, सुन के पहचानते हैं, खुशबू से या स्मेल से ना, स्मेल से पहचानते हैं, कुछ कुछ चीजों को हम छू के पहचानते हैं। तो ये सब जो चीजें जिनको हम अपने ज्ञानेंद्रियों से एहसास कर सकते हैं, वो सब पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है। तो पदार्थ वो चीजें होती हैं जो भी हमारे आसपास हमें दिखाई दे रही हैं, जो स्थान घेरती हैं, या जिनको हम अपने ज्ञानेंद्रियों से एहसास कर सकते हैं और जिनमें भार होता है, तो इन सबको हम पदार्थ कहते हैं। ठीक है। अब हम आते हैं पदार्थ के वर्गीकरण पे। तो बच्चों, जैसे आसपास जो भी हम लोग वस्तुएं देखते हैं, तो वो आप देखते होंगे कि कुछ वस्तु ऐसी होती है जो एक ही पदार्थ से बनी है। क्या कोई ऐसी चीज आपके दिमाग में इस समय आ रही हो कि आसपास देखो, अगर कोई ऐसी चीज जो एक ही चीज से बनी हो, एक ही पदार्थ से बनी हो, है ना? जैसे मान लो कील है ना, तो कील बनी होती है लोहे से, एक ही पदार्थ से बनी है। और ऐसी कुछ वस्तुएं भी आपको अभी दिख रही होंगी आसपास, या थोड़ा दिमाग दौड़ाओ तो मिलेगा कि कुछ ऐसी चीजें जो एक से अधिक पदार्थों से बनी होती हैं, है ना। आपकी किताबों में भी दी है, जैसे कि खुरपी खुरपी देखी होगी आप लोगों ने, वो लकड़ी और लोहे दोनों से बनी होती है। तो अब हम वस्तुओं को कैसे उनका वर्गीकरण करते हैं, हम कैसे उनमें अंतर पहचानते हैं? जब कोई वस्तु हमें दिखती है तो हम उनको कैसे उनमें अंतर कर पाते हैं, कैसे हम उनका वर्गीकरण कर पाते हैं? हम उनके आकार के आधार पर या उनकी बनावट, रंग, है ना, इन सब जो भी उनके गुण हैं उनके आधार पर उनको हम वर्गीकृत करते हैं। तो जो उनकी बाहरी बनावट है, यानी कि जो बाहर से हमें वो जैसे दिखते हैं, उसके आधार पर जब हम पदार्थों का वर्गीकरण कहते हैं बच्चों, तो अ, उसको हम बोलते हैं भौतिक वर्गीकरण। ठीक है। उसको हम बोलते हैं भौतिक वर्गीकरण। उसकी स्लाइड शायद इसमें भी दिख नहीं रही थी। भौतिक वर्गीकरण, ठीक है। और जिनका आंतरिक मतलब आंतरिक जो स्ट्रक्चर है, इंटरनल स्ट्रक्चर, उसके आधार पर जब हम लोग वर्गीकरण करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं रासायनिक, यानी कि केमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है। तो 2 तरीके के क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण है। तो अभी हम लोग पहले पढ़ेंगे भौतिक वर्गीकरण, यानी कि फिजिकल क्लासिफिकेशन, यानी कि बाहरी जो स्ट्रक्चर है उसके आधार पर। तो मेरे सामने आप ये जो 3 पिक्चर्स देख रहे हैं, जिसमें मैंने यहाँ लिखा हुआ है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, है ना, ये आपकी पदार्थों की अवस्थाएं हैं, भौतिक अवस्थाएं, यानी कि जो भौतिक वर्गीकरण है। अब बहुत सारे अलग अलग हम लोग क्लासिफिकेशंस अभी हम लोग सीखेंगे। तो ये पहला है, जिसमें हम लोग सॉलिड यानी कि ठोस अवस्था, लिक्विड यानी कि द्रव, यानी कि जो तरल पदार्थ होते हैं जो बहते हैं, और गैस। ठीक है। ये 3 अवस्थाओं में आपका जो पदार्थ है, जो आपका फिजिकल क्लासिफिकेशन है पदार्थों का, उनमें ये 3 अवस्थाएं पाई जाती हैं। इसमें क्या होता है? ठोस। ठोस जैसे मान लो अभी कील का मैंने उदाहरण दिया, तो जैसे कील है, तो कील को मान लो आप किसी ग्लास में डालो। ठीक है। ग्लास में डाल दो, तो ग्लास में डालने के बाद क्या उसके आकार में या उसके आयतन में कुछ बदलाव होता है?
जब हम जैसे कील को हमने किसी भी ग्लास में डाला, कोई छोटी सी कील ले लो या इसमें पत्थर ले लो या लकड़ी का कोई टुकड़ा ले लो, अगर हमने उसको किसी ग्लास में डाला या किसी भी चीज मतलब किसी भी बर्तन में सपोज डाल रहे हैं, तो क्या उसके आकार में कुछ बदलाव आता है? उसके आकार में या उसके आयतन में आप देखेंगे कि कोई बदलाव नहीं आता है ना। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बेटा क्योंकि उसके जो कण हैं जिनसे वो बना है, मतलब वो पदार्थ भी तो कुछ कणों से बना है, अभी हम उनके बारे में बात करेंगे। तो जिन कणों से वो बना है, मतलब अणु बोलते हैं उनको, वो बहुत पास पास होते हैं, बहुत पास पास होते हैं और एक दूसरे से बंधे होते हैं। देखो जैसे ये वाली जो फिगर थी, ये डायग्राम जिसमें ये पहले एक क्यूब दिखा रखा है जहाँ पे सॉलिड लिखा है, तो इसमें ये जो सर्कल सर्कल है, मान लो ये वो छोटे छोटे कण हैं जिनसे मिलकर वो ठोस पदार्थ बना है। तो देखो आपस में ये कितना आपस में जुड़े हुए हैं, इसमें जरा भी आपस में बीच में कोई भी जगह आपको ऐसे खाली दिखाई नहीं देगी। ये एक दूसरे से एक आकर्षण बल से जुड़े होते हैं, है ना। ये इसीलिए इनका जो आकार है और आयतन है वो निश्चित रहता है, वो तय रहता है, वो कभी भी बदलता नहीं। ठीक है, तो यही होते हैं आपके ठोस, ठीक, जिनके कण बहुत पास पास होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं, उनका जो आकर्षण बल है वो बहुत मजबूत होता है, आपसी आकर्षण बल जो एक दूसरे को बांधे रखता है, इसीलिए इनका जो आकार है वो निश्चित रहता है। ठीक, तो ये तो हो गया आपका ठोस पदार्थ। तो आसपास आप कोई भी उदाहरण ले लो, पत्थर, किताब, लकड़ी, है ना, आपकी किताबों में बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। उसके बाद आता है लिक्विड यानी कि द्रव। तो द्रव जैसे कि बहुत आप सभी जानते हैं, मान लो एक छोटे ग्लास में आपने पानी लिया, ठीक है, अब उस पानी को किसी प्लेट में या किसी एक बड़ी सी कटोरी में पलट दो तो पानी ऐसे फैल जाता है ना, उसके आकार में बदलाव होता है। वो उसी बर्तन का आकार ले लेता है जिस बर्तन में हम डालते हैं, ठीक, लेकिन उसका आयतन जो है वो वही रहता है। आप उसको नाप भी सकते हो, तो जितना पानी आपने उस ग्लास में लिया था उतना ही पानी आपने किसी दूसरे बर्तन में डाला, तो उस पानी ने बर्तन का आकार तो लिया, लेकिन अगर आप उनका आयतन का माप करेंगे तो आयतन जो है वो बराबर आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो द्रव होते हैं, जो इस तरह के लिक्विड, इसमें क्या होता है, जो तरल पदार्थ जो बह सकते हैं ना, बहने वाले, उसमें क्या होता है, जो इनके कण होते हैं वो थोड़ा दूरी दूरी पे होते हैं, मतलब जो इनके आपसी जो आकर्षण बल है वो ठोस के कंपैरिजन में थोड़ा कम होता है ना। तो वो आपस में थोड़ी दूरी पे होते हैं, जिसकी वजह से जो इनका आकार है वो तय नहीं होता, लेकिन क्योंकि अभी भी कुछ कण आपस में बंधे होते हैं, इसीलिए इनका जो आयतन है वो नहीं बदलता। ठीक है, तो ये अंतर हो गया ठोस और द्रव में। तो द्रव में आपके एग्जाम्पल्स ये आपके पानी, दूध, तेल, जो भी तरल पदार्थ हैं वो सब इसके अंदर आएंगे। फिर आता है गैस। अब गैस क्या, जैसे कि ये सब आप लोग जानते ही हो, जैसे सबसे अच्छा एग्जाम्पल ही इसका यही है कि अगरबत्ती जैसे हम लोग कमरों में जलाते हैं, तो एक कमरे में आपने बड़ा सा कमरा है, उसमें कहीं भी आप एक अगरबत्ती जलाइए तो थोड़ी देर में वो जो धुआं उससे निकलता है, थोड़ी देर में पूरी कमरे में खुशबू फैल जाती है ना। और अगर उसी अगरबत्ती को एक छोटे से कमरे में या उस कमरे से कोई छोटा साइज का अगर कमरा वहां जलाए तो वो उतने कमरे तक रहेगी। यानी कि जो गैस के जो कण हैं वो बहुत दूर दूर फैले होते हैं, है ना, और वो सब इधर उधर एकदम घूमते रहते हैं। उनमें जो आकर्षण बल होता है आपस में, वो समझ लो एकदम नील है, मतलब होता ही नहीं है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि इनका कोई आकार नहीं है और ना ही इनका कोई तय आयतन होता है। ये जिस कमरे में या जहां होते हैं ये उसी का आयतन ले लेते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जैसे कि हवा, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये कुछ गैस के आपके उदाहरण यहाँ पे दिए गए हैं। तो ये है हमारी भौतिक अवस्था, ठीक है, भौतिक वर्गीकरण। अब हम आते हैं जो कण की हम बात कर रहे थे, है ना, अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखो बात किया कि कण, देखो ये डायग्राम में यहाँ पे गैस, ये सॉलिड, लिक्विड, गैस, आपका ठोस, द्रव और क्या कहते हैं गैस, ये तीनों के फिगर अगर आप देखोगे तो इससे बहुत क्लियर हो जाएगा कि ठोस में जो कण है वो पास पास होते हैं, लिक्विड में वो थोड़ी दूरी पे होते हैं, फिर भी
थोड़ा बहुत तो बंधे रहते हैं, और गैस में तो वो बिल्कुल एक दूसरे से काफी दूरी पे रहते हैं, खुले घूमते हैं स्वतंत्र रूप से, तो इसीलिए उनका कोई आकार या आयतन निश्चित नहीं होता। अब आते हैं कि कण कौन से हैं। तो कण जैसे कि सबसे छोटा कण जो पदार्थ का होता है वो होता है परमाणु। ठीक है, अब इसको ऐसे समझो, जैसे बचपन में हम लोगों को भी बताया जाता था, जैसे कि मान लो हमें कमरे का निर्माण करना है। ठीक है, तो जब हमें कोई कमरा बनाना होता है, गांव में देखते भी हो, जैसे कोई कमरा बनता है तो पहले क्या बनती है, पहले दीवारें बनती हैं, और दीवारें बनाने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, ईंटों का इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो ईंट जो है वो समझ लो एक छोटी इकाई है ना, सबसे छोटा कण, ठीक, जिससे मिलकर क्या बना, दीवार, और फिर उन दीवारों से मिलकर बना वो कमरा। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि जो परमाणु है, उसको हम इंग्लिश में एटम भी कहते हैं, वो आपका पदार्थ का सबसे छोटा कण है। ठीक है, और जो अणु है वो मतलब दो या अधिक परमाणुओं से आपस में जुड़ा रहता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया परमाणु और अणु। और आपके जो क्वेश्चंस इसमें आते हैं वो इस पर अभी मैं आगे और डिस्कस करूंगी। तो आप ये डायग्राम देख रहे हो कि परमाणु के भी 3 पार्ट्स इसमें आपको दिए गए हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो प्रोटॉन जो है मतलब पहले ऐसा था कि परमाणु सबसे मौलिक इकाई हुआ करती थी, है ना। फिर बाद में जब आपका ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई तो पता चला कि जो आपका एटम है वो भी इन 3 चीजों से मिलकर बना है। ठीक, तो ये 3 चीजें कौन सी हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और इनके आपके ये क्वेश्चन में आता है कि इनमें कौन सा चार्ज है, ये आपसे पूछा जाता है। ठीक है, और ये बहुत ही छोटे छोटे कण, मतलब सोचो एक परमाणु जो है वो खुद ही अपने आप में सबसे छोटा कण है, और वो इन तीनों से मिलके बना है, तो ये सबसे छोटे कण होते हैं। और प्रोटॉन जो है P से दर्शाया जाता है, जिस पर हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, है ना, ऋणावेश, और जो आपका न्यूट्रॉन होता है उसको हम उदासीन यानी कि न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो चार्ज आप लोगों से पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा मतलब इस पे नेगेटिव चार्ज है या किस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके बनते हैं। और अणु क्या होता है, अणु होता है जिसमें 2 या 2 से अधिक परमाणुओं को आपस में जोड़ा जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे पानी का ये यहाँ पे सूत्र आपको दिया हुआ है, ये आप लोगों को पता भी होता है, H2O, है ना। तो H2O इसका क्या मतलब है कि H के 2 परमाणु और O का 1 परमाणु मिलकर हमको पानी मिलता है। ठीक है, तो ये अंतर हो गया अणु और परमाणु में। ठीक, तो जिन कणों की बात हम लोग अभी ठोस, द्रव और गैस में कर रहे थे वो थे हमारे अणु, जो आपस में पास पास एक आकर्षण बल की वजह से बंधे होते हैं। तो वो पदार्थ हमारे ठोस पदार्थ होते हैं, जिसमें वो थोड़ी दूरी पर होते हैं, वो हमारे द्रव होते हैं, और जिसमें आकर्षण बल बिल्कुल नहीं होता, लगभग नेग्लिजिबल होता है, वो हमारे गैस होता है, गैस अवस्था में होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे हो गए परमाणु और अणु। या जो थोड़ा इसके बारे में, परमाणु पदार्थ का सबसे छोटा कण है। ठीक है, जो रासायनिक सामान्य रासायनिक क्रिया से और छोटे भागों में इसको हम नहीं बांट सकते। ठीक है, और इस 3 मुख्य कणों से मिलकर बना, ये मैंने अभी आपको बता दिया। इस पर क्वेश्चन भी आता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। और अभी आगे की क्लासेस में जैसे अभी आप पढ़ोगे, इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका परमाणु के चारों ओर घूमता है। तो मतलब जो आपका प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है वो आपके न्यूक्लियस में रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है वो परमाणु के चारों ओर घूमता है ना, जैसे पृथ्वी सूरज के चक्कर लगाती है, ऐसा समझ लो। एक अपनी कक्ष में वो भी चारों ओर घूमता है। आपके लिए उदाहरण के लिए यहाँ पे दिया हुआ है हाइड्रोजन का परमाणु या ऑक्सीजन का। ठीक है, और अणु जो है वो जब 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में मिल जाते हैं तो उनको हम अणु कहते हैं, और जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है। और ठीक है, जो परमाणु है वो स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकता, लेकिन वो रासायनिक क्रिया में प्रतिभाग कर सकते हैं। बट अणु जो है वो स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं, बट रासायनिक क्रिया में वो पार्टिसिपेट नहीं करते। ठीक है, तो अणु के एग्जाम्पल आप देख लीजिए।
ऑक्सीजन का अणु O2 जो आपके 2 ऑक्सीजन परमाणु से बना है, और पानी का जो मॉलिक्यूल है H2O वो आपके 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन एटम से मिलकर बना है। अच्छा, क्वेश्चन में आ जाता है कि H2O का फॉर्मूला जैसे पूछ लिया है ना, सूत्र पूछ सकते हैं, तो ये सब आपको मालूम होने चाहिए सारे फॉर्मूलेज। अब आते हैं हम लोग केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो अभी तक जो हम बात कर रहे थे वो हम बात कर रहे थे फिजिकल क्लासिफिकेशन यानी कि भौतिक वर्गीकरण पे। अब हम आते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें हमने बात किया था कि उनकी कॉम्पोजिशन यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है, उनके आंतरिक जो स्ट्रक्चर है उसके आधार पर जब हम लोग पदार्थों का क्लासिफिकेशन करते हैं तो वो हमारा रासायनिक यानी कि केमिकल क्लासिफिकेशन होता है। तो उसमें आपके किस तरह के पदार्थ होते हैं, तो देखो उसमें अभी हम जो यहाँ पढ़ेंगे अभी तत्व और यौगिक के बारे में मैं आपको बताऊंगी। और ये जो मिक्सचर्स हैं जिसमें होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स हैं, ये मैं अगली क्लास में लूंगी जब मैं आपको सेपरेशंस बताऊंगी, ठीक है। अभी फिलहाल यहाँ डेफिनेशन आपको दी है तो वो मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। प्योर सब्सटेंसेस में जैसे कि आपके आते हैं तत्व, एलिमेंट्स। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा परमाणु, ठीक है, फिर परमाणु से मिलके बना अणु। तो तत्व जो है वो होते हैं कि जो एक ही प्रकार के परमाणु या अणु से बने होते हैं, उनको हम तत्व कहते हैं, ठीक है। और जो यौगिक होते हैं वो होते हैं 2 या 2 से अधिक तत्व जब एक निश्चित अनुपात में मिलकर बनते हैं तो उनको हम यौगिक यानी कि कंपाउंड कहते हैं। जैसे कि पानी ना, पानी का एग्जांपल मैं अभी आपके सामने दिखा भी रही थी आपको। तो उसमें 2 हाइड्रोजन के परमाणु और 1 ऑक्सीजन का परमाणु यानी कि एक निश्चित अनुपात है, हमें पता है। तो वो जब मिलता है, जब आपका केमिकल रिएक्शन होता है तो हमको पानी मिलता है। इसी तरीके से आपका नमक का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, NaCl, ये क्वेश्चन में आ भी जाता है। और आपकी 7th की बुक में मैंने देखा था कि कुछ पीछे मॉलिक्यूलर फॉर्मूले भी दिए गए थे, तो उनको भी याद कर लेना, वो भी क्वेश्चंस में आ जाते हैं। तो वो जो टेबल दिया है उनको भी अच्छे से याद कर लेना, बहुत जरूरी है। और सबके सिंबल्स वो भी मैं आके आपको बताऊंगी, सिंबल्स है ना, प्रतीक चिन्ह। जैसे हाइड्रोजन के लिए H का प्रयोग किया जाता है, ऑक्सीजन के लिए O का, सोना के लिए AU। तो ये जो कुछ नाम है ये सब आपको याद होने चाहिए, कम से कम जो आपकी बुक में टेबल दी है वो आपको बिल्कुल अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है। तत्व हो गए आपके हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। तो ऑक्सीजन में जैसे एलिमेंट होता है तो O2 H2 इस तरह से लिखकर आता है, यानी कि एक ही प्रकार के परमाणुओं से या अणु से जो बनता है वो हमारा तत्व कहलाता है, ठीक है, प्योर सब्सटेंस। उसके बाद आते हैं मिश्रण, मिक्सचर्स। तो मिक्सचर्स में जैसे जिसमें सभी घटक समान रूप से मिले हों, जैसे कि आपका नमक या पानी का घोल हो गया, और जिसमें घटक अलग अलग दिखाई देते हैं, जैसे रेत और पानी। अब पानी में अगर रेत को मिलाओगे तो रेत पानी में ऐसे घुलनशील नहीं होता है ना, अलग अलग आपको दिखाई देगा। तो उस तरह का जो मिश्रण होता है उसको हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। और जैसे कि नमक या पानी का घोल है ना, नमक पानी में मिलाओगे तो वो उसमें मिल जाता है। तो उस तरह के मिक्सचर्स को हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं, जिसमें आपके समान रूप से मिले होंगे, दिखाई भी नहीं देते, अलग अलग आपको दिखाई भी नहीं देंगे, वो आपके होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं, ठीक है। अब ये जो मिक्सचर्स हैं ये मैं नेक्स्ट क्लास में लूंगी जब हम लोग इसका सेपरेशन करेंगे, क्योंकि उसमें ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, तो इन्हीं का ही हम सेपरेशन वहां पे देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। तो भौतिक हम लोगों ने क्लासिफिकेशन देख लिया, केमिकल क्लासिफिकेशन देख लिया। अब हम लोग आते हैं आगे। ये तो उसी का एग्जाम्पल है। अब ये आप लोगों की बुक्स में थे और मैं क्योंकि देख रही थी कि इसमें कुछ क्वेश्चंस भी पूछे गए थे। तो देखो वर्गीकरण और भी बहुत सी चीजों के आधार पे होता है, ट्रांसपेरेंसी के आधार पर। और इस पे क्वेश्चंस भी आते हैं कि भाई पूछ सकते हैं ना कि 4-5 आपको पदार्थ दिख दिए गए और उसमें से पूछ लिया गया कि इनमें से कौन सा पारदर्शी पदार्थ है, या कौन सा ट्रांसलूसेंट है, या कौन सा ओपेक यानी कि अपारदर्शी है। तो ये आपको कुछ एग्जाम्पल्स कम से कम जो आपकी किताबों में दिए हैं वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। किताब के जितने भी एग्जाम्पल्स, और जो भी बच्चों मतलब जब मैं पढ़ती थी तो मैं तो कभी भी कंपटीशन की तैयारी कैसे करते हैं हम लोग, जो भी चीजें नोट्स में दी होती है ना
जो हाईलाइट करके किसी बॉक्स में दी होती हैं, या ध्यान देने योग्य बात, इस तरह की कोई चीजें जब भी किताबों में लिखी होती हैं तो उन पर जरूर ध्यान देना चाहिए। वो आपके क्वेश्चंस उनसे बन सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वहां से मिल जाते हैं। इसलिए किताब को हमेशा अच्छे से पढ़ना चाहिए, एक एक लाइन में क्वेश्चंस बनते हैं। और नोट्स बनाने की आदत जरूर डालो। तो पारदर्शी पदार्थ कौन से होते हैं? ये जो ट्रांसपेरेंसी के आधार पर, ट्रांसपेरेंसी मीन्स कि पदार्थों को उनकी रोशनी को पास होने देने की क्षमता, यानी कि कुछ पदार्थों से रोशनी पूरी तरह से गुजर जाती है, कुछ पदार्थों से रोशनी जो है वो पूरी तरह से नहीं गुजरती, आपको मतलब थोड़ा सा दिखाई देगा बट बहुत साफ आपको आर पार नहीं दिखाई देगा। और कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो रोशनी को बिल्कुल ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। तो जो रोशनी जिसके आर पार आसानी से गुजर जाती है ना, वो हम उनके पीछे की चीजों को भी स्पष्ट रूप से देख सके, उनको हम पारदर्शी यानी कि ट्रांसपेरेंट मैटर कहते हैं, ठीक है। जैसे कि आपकी प्लास्टिक की शीट, पानी, तो आप आर पार देख सकते हैं। इसी तरीके से आपका होता है ट्रांसलूसेंट यानी कि अर्ध पारदर्शी, जिसके मतलब थोड़ी बहुत रोशनी। जैसे कि आपका ये जो आपका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, तेल लगा कागज, है ना। एक कागज पे जैसे आप तेल लगाओगे तो वो थोड़ा सा आपको दिखेगा कि हल्का सा वो ट्रांसपेरेंट जैसा होने लगता है, लेकिन बहुत ज्यादा आप उसके आर पार इतना साफ नहीं देख सकते, बट रोशनी उसके, थोड़ी बहुत रोशनी उससे गुजरती है। तो इस तरह के जो उदाहरण है वो आपके ट्रांसलूसेंट में आते हैं। और ओपेक में तो आपकी जितनी भी ठोस चीजें हैं, लकड़ी, धातु, पत्थर, कागज, जो भी ठोस चीजें हैं, उनमें से रोशनी बिल्कुल नहीं गुजरती है। तो उस तरह के जो पदार्थ होते हैं वो आपके ओपेक मैटर यानी कि अपारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं, ठीक है। अभी तक हम लोग सिर्फ पदार्थों का वर्गीकरण ही देख रहे हैं। और क्योंकि इस पे क्वेश्चंस आते हैं, मैंने देखा है क्वेश्चंस आपको पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा पारदर्शी है या इसमें से कौन सा घुलनशील पदार्थ है, इस तरह की चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होने चाहिए। तो अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ कि जो बुक में एग्जाम्पल्स हैं उनको जरूर करिएगा। उसके बाद ये भी आपकी बुक में था, जल के सापेक्ष भार के आधार पर, रिलेटिव वेट, है ना, कि मतलब पानी से क्या हल्का है और पानी से क्या भारी है। तो कौन सी चीज पानी में तैर सकती है और कौन सी चीज पानी में तैरती नहीं है, वो डूब जाती है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है। जैसे कि आप देखोगे, ये सब करके आप लोग एक्सपेरिमेंट घर पे भी करके देख सकते हो कि जैसे लकड़ी का टुकड़ा होता है, अगर आप उसको पानी में डालो तो वो पानी में तैरता है ना। तो वो पानी में तैरता है, क्यों? क्योंकि वो हल्का पदार्थ है, लाइट सब्सटेंस होता है, और जो उसका सापेक्ष भार है वो लेस देन 1 होता है, ठीक है, एक से कम होता है, इसीलिए वो पानी में तैरते हैं। और बर्फ भी उसका एक एग्जाम्पल है। और आपका ये जो तेल है ना, सरसों का तेल, जैसे मान लो लेते हो, पानी में डाल के देखना तो वो भी आपका पानी के ऊपर आ जाता है, यानी कि उस पर तैरता है, ठीक है। फिर आते हैं आपके हैवी सब्सटेंसेस, भारी पदार्थ, जिनका सापेक्ष भार जो है वो 1 से ज्यादा होता है, और ये सब पानी में डूब जाते हैं। जैसे कि आपका लोहा हो गया, तांबा हो गया, है ना, इस तरह की जो चीजें हैं, तो आप अगर देखिएगा तो पानी में डूब जाएंगी, ठीक है। तो ये भी आपकी किताब में एक टेबल दिया हुआ है, उस टेबल को याद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आ जाता है ना, दिए हुए 4 आपको नाम दिए गए और उसमें से पूछ लिया गया कि इसमें से कौन सा पानी में तैरेगा, है ना, या रिलेटिव वेट किसका जल के सापेक्ष में 1 से कम है या 1 से ज्यादा है, ठीक है। तो ये आपकी किताब में दिए गए हैं, इनको आपको याद करने हैं, ठीक। फिर हम आते हैं घुलनशील। ये आप लोगों को पता ही है कि क्या क्या चीज पानी में घुलनशील होती है। तो सबसे अच्छी चीज है, कुछ चीजें ले लीजिए, जैसे कि शक्कर हुआ, नमक हुआ, रेत हुआ, चॉक पाउडर हुआ, है ना। ये लोग हम लोग स्कूल में कराते भी हैं, हमने भी कराया है। तो स्कूल में जब आप कराते हैं तो 4 ग्लास ले लो और ये सब चीजें लो, तो क्या क्या देखने को मिलता है कि नमक और चीनी, शक्कर जो है वो पानी में घुल जाता है, चॉक पाउडर भी पानी में घुल जाता है, लेकिन जो रेत है वो क्या होता है, वो नीचे बैठ जाता है ना। तो इसका क्या मतलब है कि जो चीनी और नमक है, इस तरह के जो पदार्थ है, ये पानी में
घुल जाते हैं और इनका जो कोई अस्तित्व आपको ऐसे दिखाई नहीं देगा, है ना। ये पानी में पूरी तरह से घुल जाते हैं, आप अलग अलग चीनी, नमक या पानी को अलग अलग नहीं देख सकते। तो इस तरह के पदार्थ जो होते हैं जो पानी में घुल जाते हैं उनको हम घुलनशील पदार्थ यानी कि सॉल्युबल सब्सटेंसेस कहते हैं। और जो पानी में नहीं घुलते जैसे कि आपकी रेत, मिट्टी और तेल, जैसे तेल मैंने भी बताया था कि तेल ऊपर तैरता रहता है ना। देखिए वो पानी में मिलेगा नहीं, घुलता नहीं है, इसलिए वो अघुलनशील पदार्थ है यानी कि इनसॉल्युबल सब्सटेंस। तो इसके भी जो आपके एग्जाम्पल्स बुक में दिए गए हैं इनको आप कर लीजिएगा, ठीक है। ये वर्गीकरण है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इन पे क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जिन पे आपके 4-5 क्वेश्चंस बनते हैं और ये आपको पता होने चाहिए। फिर आपके आता है कठिन और ये हार्ड सब्सटेंस और सॉफ्ट सब्सटेंस यानी कि मुलायम और कठोर पदार्थ। ये कठिन लिखा हुआ है, कठोर है ये, ठीक है, टाइपिंग हो गया। तो कठोर पदार्थ कौन से होते हैं, जिनको आप अगर छूते हो या दबाते हो तो वो आसानी से बदलते या टूटते नहीं है ना। जैसे लोहे का टुकड़ा अगर हाथ में लो और उसे दबाने की कोशिश करो तो क्या उसको आप दबा पाओगे? क्या उसके आकार में कुछ बदलाव होगा या वो टूटेगा? नहीं टूटेगा, है ना, क्योंकि वो इतना कठोर और वो इतना मजबूत होता है। तो इस तरह के सब्सटेंस को हम हार्ड सब्सटेंस कहते हैं, ठीक है। और जो पदार्थ आप जैसे छूने या दबाने से आसानी से बदल जाए, जैसे आपकी रुई हुई या मिट्टी से बनी जो चीजें होती हैं, अगर आप उनको दबाओगे तो उनके आकार में भी बदलाव आता है ना। मिट्टी से बनी हुई कोई चीज लो और उसको ऐसे हाथ में पकड़ो और दबाओ तो आपको उसके आकार में भी बदलाव दिखाई देगा। तो इस तरह के जो सब्सटेंस होते हैं वो सॉफ्ट सब्सटेंस होते हैं। जैसे कि रबर की अगर कोई बॉल लो, जैसे रबर हो ना, सॉफ्ट सॉफ्ट या टेडी बियर, जब उनको दबाओगे तो उनके आकार में बदलाव आपको थोड़ी देर दिखाई देगा, कुछ आपको उसमें दिखाई देता है और आसानी से आप दबा भी सकते हो उनको। तो इस तरह के जो सब्सटेंस होते हैं वो सॉफ्ट सब्सटेंस होते हैं, ठीक है। तो कैटेगरी आपसे पूछी जा सकती है कि ये कौन सी कैटेगरी में आता है, ये भी हो सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक। अब आते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक, और अभी आपके सेपरेशन में भी ये बहुत जरूर वहां पे भी आएगा, चुंबकीय और गैर चुंबकीय पदार्थ। तो मैग्नेटिक सब्सटेंस कौन से होते हैं? तो चुंबक आप लोग जानते हैं, है ना, देखी भी होगी आप लोग, इससे बच्चों के गेम्स में भी ये बहुत आता है, खिलौने जो बनते हैं उनमें भी आप ये सब देखेंगे। चुंबक जो है वो अपनी तरफ लोहे को आकर्षित करती है ना। ये पदार्थ चुंबक द्वारा आकर्षित किए जा सकते हैं। तो जो पदार्थ चुंबक द्वारा आकर्षित होते हैं उन पदार्थों को हम मैग्नेटिक यानी कि चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। तो वो कौन से होते हैं? लोहा तो हम सब जानते ही हैं कि चुंबक जो है वो लोहे को आकर्षित करता है, लेकिन निकेल और कोबाल्ट को भी आकर्षित करता है। तो ये क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है। तो ये आपको, और ये 2 एग्जाम्पल्स, क्योंकि इनमें भी लोहे के थोड़े कण पाए जाते हैं, निकेल और कोबाल्ट, इसीलिए इनको भी ये आकर्षित करता है। उसके बाद गैर चुंबकीय पदार्थ, तो वो कौन से हैं? सोना, चांदी, तांबा, है ना। ये सब चीजें जो हैं जिनको चुंबक आकर्षित नहीं करता, वो जो है आपके नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं। तो ये भी आपकी किताबों में कुछ एग्जाम्पल्स हैं और बुक के सारे एग्जाम्पल्स जो हैं वो सब कर लेना, ठीक है। एग्जाम्पल्स मतलब जो भी उदाहरण आपको बुक में दिए गए हैं, जो भी इस तरह के नाम, उन सब पदार्थों के नाम याद करने हैं। तो एक टेबल बना लो अपनी अपनी कॉपी में और ये सारे वर्गीकरण की जितनी भी टेबल बना के अपने अपने टीचर्स को जरूर दिखाना, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आपके इसमें देखे, मैं क्वेश्चंस भेज दूंगी, इसका पीडीएफ भी भेज दूंगी। उसके बाद आता है एलिमेंट्स। तो आपके, मैंने ये वर्गीकरण यहाँ पे खत्म है, अगर कुछ छूट जाएगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में ले लूंगी। अब ये आते हैं तत्व। तो आपके अभी हम लोगों ने एलिमेंट पढ़ा था, ठीक है। तो एलिमेंट में क्या था कि हर हमारे 118 एलिमेंट अभी तक जो पाए गए हैं। तो ये भी मैंने आपका यहाँ पे कहीं क्वेश्चन देखा था कि अब तक कितने तत्वों की खोज हुई है? 118 तत्वों की खोज हुई है। तो हम हर तत्व को किसी ना किसी सिंबल यानी कि किसी ना किसी प्रतीक से जानते हैं। तो ये जो सामने टेबल मिली है ये मुझे मिल गई थी, तो मैंने कल आपको बता दें कि पहले ये डाल्टन थे, पूरा नाम उसमें देख लेना, बुक में है। जो डाल्टन ने ये थ्योरी दी थी कि इतने सारे जो एलिमेंट हैं उनको इस तरह से सर्कल में
अंदर अलग अलग सिंबल्स के माध्यम से उनको हम पहचानते थे, है ना। ये कुछ पुरानी थ्योरी थी जो अब नहीं है। अब आप सिंबल्स को इस तरह से नहीं जानते हैं, लेकिन ये बस आपको जानना चाहिए, मतलब कि पहले क्या होता था और आज हम कौन सी थ्योरी को अडॉप्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग एलिमेंट्स को इस तरह से जानते थे। तो ये डाल्टन ने दिया था, तो ये आपकी किताब में लिखा भी है, क्वेश्चन आ जाता है, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आपको भी दिखा देती हूँ। मुझे मिल गया था ये पिक्चर, ठीक है। तो इस तरह से इसमें कुछ चीजें, जैसे हाइड्रोजन में ये डॉट दिया है, कार्बन में ये सर्कल ना सॉलिड सर्कल है, ऑक्सीजन में सिर्फ सर्कल दिया है। तो कुछ चीजें आप लोग यहाँ पे पहचान भी पा रहे होंगे। तो इस तरह की थ्योरी पहले आई थी कि हम एलिमेंट्स को इस तरह से पहचानेंगे, लेकिन बाद में ये नाम आपकी बुक में है जे बर्जीलियस, इन्होंने इस तरह की थ्योरी दी कि नहीं, हम एलिमेंट्स को उनके नाम के फर्स्ट लेटर से जानेंगे, है ना। जो भी नाम है एलिमेंट का, तत्व का, जैसे हाइड्रोजन इंग्लिश का जो नाम होता है, हाइड्रोजन हिंदी में नहीं, हाइड्रोजन जब हम इनको इंग्लिश में लिखते हैं, इंग्लिश का टेबल है सामने, देख लो कैसे हम उसको एच क्यों लिखते हैं, हीलियम को हम एच ई क्यों लिखते हैं। तो हाइड्रोजन जो है इंग्लिश नेम है, तो ऐसे एच जो है उसका पहला लेटर लिया। तो हालांकि ये भी थ्योरी पहले तो अडॉप्ट नहीं की गई थी, बट आज हम लोग इसी को अडॉप्ट करते हैं और सिंबल्स को हम उन्हीं के नाम से जानते हैं। इसमें कुछ नाम इंग्लिश के हैं, कुछ नाम इनके लैटिन और साइंटिफिक नेम से भी लिए गए हैं। और जो ये सिंबल बनाने की जो पीछे लॉजिक था कि जो उनका नाम है उसका फर्स्ट लेटर, और मान लो जैसे नाम, जैसे अब मान लो कैल्शियम है ना, और कार्बन है, तो दोनों ही सी से स्टार्ट होते हैं। तो जैसे कार्बन को सिंबल दिया सी, तो कैल्शियम को जो पहला लेटर है वो हम कैपिटल रखेंगे, और जो बाद का लेटर उसका है वो हम स्मॉल लेटर रखेंगे। तो इस तरह से हमने एलिमेंट्स के नाम दिए। अच्छा, ये जो टेबल है ये तो बहुत छोटी है, बुक में आपके कुछ टेबल है, लेकिन कुछ कॉमन सिंबल्स आपको पता होने चाहिए। हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये बहुत कॉमन सी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। और ये नाम आप लोग याद कर लेना, जे बर्जीलियस, की किसने ये थ्योरी दी थी, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो ये नाम आपको पता होने चाहिए। तो डाल्टन ने क्या थ्योरी दी थी और जे बर्जीलियस ने क्या थ्योरी दी थी, ठीक है। और ये कुछ क्वेश्चन मैंने देखे थे, बस ये लास्ट स्लाइड है, ज्यादा नहीं लेंगे। अच्छा, ये क्योंकि किताब में आपकी मुझे कहीं एक दो पॉइंट्स दिखे थे, जो आपकी एनएमएमएस की बुक थी, कि इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किया था, तो ये क्वेश्चन आता है, ये मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी। तो सही जवाब उसका जे थॉमसन है। और प्रोटॉन का आविष्कार किसने किया था, रदरफोर्ड ने। और न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक ने। तो ये क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आ जाते हैं, और मैंने आपकी ये निपुण लक्ष्य ऐप में भी ये क्वेश्चंस देखे थे, और आपके एनएमएमएसई में भी क्वेश्चंस हैं, तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा। इलेक्ट्रॉन पे आपका नेगेटिव चार्ज होता है ना, और प्रोटॉन पे आपका पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन जो है वो आपका न्यूट्रल। न्यूट्रॉन से नाम से ही देख लो, न्यूट्रल, जिसपे कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपकी लास्ट स्लाइड थी, मैं आपको इसका फीडबैक, वो पीडीएफ दे दूंगी, ठीक। और आज बस इसका वर्गीकरण मेरे ख्याल से इतना हो गया। बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में इसका सेपरेशन और एसिड और बेसिस मिक्सचर्स जो हैं वो हम उसी वाली क्लास में लेंगे। ओके, तो सर कुछ पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। कोई चीज अगर मुझे रिपीट करनी हो। हेलो सर, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है अदिति जी? हाँ, हम ये कह रहे थे कि अगर कुछ पूछना हो, अदरवाइज हो गया है। अगर कोई चीज मुझे रिपीट करनी हो तो मैं फिर से बोल दूं। ठीक है। और बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट यही है कि थोड़ा समय आप अपनी किताबों को, जैसे कि जिसकी भी क्लास होती है वो पर्टिकुलर टॉपिक आप अपनी किताब में से पढ़ो जरूर, सेम डे, उसी दिन जिस दिन क्लास होती है, तो वो आपको अच्छे से रिकॉल रहेगा। नहीं तो फिर बड़ी आई मीन ऐसे क्लासेस में फिर दिक्कत होती है अगर आप उसको छोड़ते रहेंगे, ठीक है। पीडीएफ मैं इसका भेज दूंगी, ठीक है सर। तो फिर